जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में माइकल गॉर्बाचेव का निधन हुआ है। माइकल गॉर्बाचेव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रशिया के दोस्तों लीडर थे। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। एंड रशियन रेवोल्यूशन के बाद मॉडर्न डे एक तरीके से कम्युनिस्ट सोसाइटी का इमर्जेंस रशिया में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद रशिया को बहुत सारी टेरिटरी मिलती है इन द टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है यूरोप में, और इसके बाद एक तरीके से मॉडर्न डे सोवियत यूनियन का क्रिएशन होता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक स्टेट आता है, और ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये एक तरीके से टॉप डाउन तरीके से अपनाई गई। इस कारण से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में, और ख़ास करके वो पार्ट ऑफ यूरोप जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, उस पार्ट ऑफ यूरोप में कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सोवियत का जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन सोवियत यूनियन ने वो टॉप डाउन मॉडल के साथ एक तरीके से इम्पोज करके कम्युनिज्म को लोगों के ऊपर मॉडल को सस्टेन किया। 1970s से ये बात कहना सही रहेगी कि मॉडल में कहीं ना कहीं कमियां आने लग गई थी। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें दोस्तों, तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इमर्जेंस होता है। बट अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें ओवर अ लार्जर पीस ऑफ टेरिटरी, तो वो हम कहते हैं कि भाई पोस्ट 1945 वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब सोवियत यूनियन क्रिएट होता है विद 15 सैटेलाइट स्टेट्स, तो उसमें वो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया जाता है। तो दोस्तों, जो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया जाता है वो 20 ईयर्स के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट 1970s तक हम लोग उसमें फिशर्स देखने लग जाते हैं। हम लोगों को समझ आ जाती है कि भाई एक तरीके से कहीं ना कहीं सोवियत मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। इनफैक्ट 1980s में माइकल गॉर्बाचेव, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन CPSU के बड़े महत्वपूर्ण लीडर होते हैं, वो उस समय इस बात को खुद ही समझ जाते हैं और जानने लग जाते हैं कि भाई सोवियत मॉडल जो है लंबा नहीं चलेगा। इसीलिए जब वो 1990s में खुद पावर अक्वायर करते हैं तो एक तरीके से उस समय वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। माइकल गॉर्बाचेव का जो सोवियत यूनियन में कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने का। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो सोवियत के लीडर्स थे, वो सोवियत के लीडर्स माइकल गॉर्बाचेव को बड़ा नेगेटिवली देखते हैं। वो नेगेटिवली इसलिए देखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इन्होंने रिफॉर्म्स लाए और इनके रिफॉर्म्स के कारण सोवियत यूनियन टूट गया। पर दोस्तों, बात ये है कि रिफॉर्म्स इनकी वजह से नहीं आए। मैंने जैसे आपको बताया कि रिफॉर्म्स 1970s 80s से आने नेसेसरी हो गए थे, बिकॉज इट वॉज बिकमिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनेज द सोवियत यूनियन हैड द सोवियत यूनियन नॉट रिफॉर्म्ड। तो डेमोक्रेसी देना एक तरीके से, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कम्युनिस्ट मॉडल था, वो डेमोक्रेसी लाना एक नेसेसिटी हो गया था। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी का जो मॉडल था वो अपनी एक यूटिलिटी आके ख़त्म कर चुका था, तो लिबरलिज्म के ट्रेंड्स लाने थे। तो जो लिबरलिज्म और एक तरीके से डेमोक्रेसी आनी थी सोवियत यूनियन में, वो कहीं ना कहीं माइकल गॉर्बाचेव ने नेचुरली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। हाँ, प्रॉब्लम ये ज़रूर हुई दोस्तों कि जो सोवियत यूनियन था उसके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं थी उस समय, और ना लोग उस समय ऐसे ट्रेंड थे कि ये सडन शॉक ऑफ चेंज जो लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी का आया कि उसको वो अडॉप्ट कर पाए। इस कारण से, वो शॉक के कारण से क्या हुआ कि भाई पूरा सोवियत यूनियन क्रम्बल डाउन कर गया। अब देखिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी लिबरलिज्म जैसे रिफॉर्म्स लाए तो जाहिर सी बात है कि माइकल गॉर्बाचेव वेस्टर्न कंट्रीज़ के बड़े फेवरेट हीरो बन गए। लेकिन रशिया में क्योंकि इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, लोग उस शॉक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रशिया के लोगों में माइकल गॉर्बाचेव को लेके बड़ा नेगेटिविटी सी फैल गई। अब अगर हम बात करें ओवरऑल माइकल गॉर्बाचेव के कंट्रीब्यूशन की, तो दोस्तों देखिए, जब रशिया में इन्होंने रिफॉर्म लाए तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन इंडिया पे होता है। इंडिया पे ये था कि भाई इंडिया ने भी ये चीज़ समझी कि सोवियत मॉडल जो था, जब वो इतना टाइम नहीं चला, तो हमारे यहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट मॉडल जो हम लोग एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पे चला रहे थे, हमारे को भी 1990s तक रियलाइजेशन हो गया कि वी नीड टू चेंज दैट। तो जब माइकल गॉर्बाचेव ने वो बदलाव किया तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह ने भी एक तरीके से इकोनॉमिकली में बदलाव किया। दूसरा, हमारा स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिपेंडेंस जो रशिया पे था वो एकदम से शॉक में आया।
1990s के बाद, तो उसकी वजह से हम लोगों ने भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि पूरे कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की पॉलिसी हमेशा से ये रही थी कि हम रशिया से और वेस्ट से दोनों से इंगेज करते थे। तो हमने कभी भी जो है रशिया और वेस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। इनफैक्ट जब हम लोगों कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और हम लोगों ने अपनी ओपन इकोनॉमी अपनाई, तो वेस्ट वॉज ऑल द मोर हैप्पी टू एम्ब्रेस अस। पर उस समय जब अगर हम रशिया की स्थिति देखें, तो रशिया में माइकल गॉर्बाचेव वॉज ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट दोज रिफॉर्म्स। तो वेस्ट एक बड़े सस्पिशियस नज़रिए से देख रहा था माइकल गॉर्बाचेव को, क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर ये बंदा सक्सेसफुल नहीं रहा तो हूसोएवर सक्सीड्स माइकल गॉर्बाचेव इवेंचुअली, तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो है लॉन्ग रन में इन रिफॉर्म्स को सस्टेन करेगा भी या नहीं करेगा। पर इंडिया के केस में ऐसा कोई सस्पेशन नहीं था। तो माइकल गॉर्बाचेव इस केस में अगर हम देखें तो ही वॉज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन यूरोप विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय रशिया एट दैट टाइम एंड दैट ऑफ द वेस्ट विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म। पर इंडिया के केस में वो जो ब्रिज था उस पर एकदम ट्रैफिक फ्लो करने लग गया, क्योंकि हम लोगों की कोल्ड वॉर की पॉलिसी ऐसी थी कि कोई एंटागोनिज्म और सस्पेशन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाती है कि माइकल गॉर्बाचेव इन दिस सेंस वाज डेफिनेटली अ बिग वर्ल्ड लीडर, और इनकी वजह से एक कोल्ड वॉर ख़त्म भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इनकी वजह से लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें रशिया में आती हैं। बट अगर हम फाइनल एनालिसिस में देखें तो क्या रशिया वो एक्सपेरिमेंट ऑफ लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को आज की डेट में सस्टेन कर पाया? तो आंसर फॉर दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ नो। क्योंकि आज की डेट में जब हम देखते हैं रशिया अंडर व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशिया में जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं अभी भी एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल है, कहीं ना कहीं अभी भी वो ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो रशिया एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी एज अ स्टेट की है, क्योंकि ना तो वो एक फुल्ली एम्ब्रेस्ड डेमोक्रेसी है जबकि फिर भी इलेक्शन होते हैं, ना ही वो एक फुल्ली लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है क्योंकि स्टेट कंट्रोल इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स अभी भी है। तो रशिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? माइकल गॉर्बाचेव की इस डेथ से हमें जो सीखना है वो ये है कि माइकल गॉर्बाचेव वॉज ट्राइंग टू गिव रशिया अ न्यू आइडेंटिटी। He wanted Russia to embrace liberalism and also democracy, but in the Russian way of life. पर वो चीज़ वो अपने जीवित समय में नहीं कर पाए, अपने रूलरशिप के समय में नहीं कर पाए। जैसे कि अगर हम बात करें 1917 में दोस्तों, तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय वन थिंग वॉज वेरी क्लियर कि रशिया हैड अ क्लियर कट आइडेंटिटी कि वी आर अ कम्युनिस्ट स्टेट। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया वॉज ट्राइंग टू गेट अ न्यू आइडेंटिटी, बट अनफॉर्चुनेटली अंडर पुतिन टुडे रशिया इज विटनेसिंग मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस। इट इज नाइदर अ फुल्ली लिबरलाइज्ड स्टेट नॉर अ फुल्ली डेमोक्रेटिक स्टेट. It has elections and also at the same time it is having liberalism but only which favors the benefit and overall welfare of the state only. तो कहीं ना कहीं इस केस में आज की डेट में जो क्वेश्चन यूपीएससी में उठ सकता है वो उठ सकता है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड माइकल गॉर्बाचेव की डेथ के बाद कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट दिस ईयर इन द एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट ईयर आर लाइकली टू बी आस्क्ड. तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के एस्पेक्ट से ये ज़रूर पढ़िएगा एंड आई होप आपको माइकल गॉर्बाचेव के बारे में ये बेसिक सा एनालिसिस हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू.